તો શરૂઆત કરીએ બજેટલક્ષી સમાચારોની સાથે। આવનારા સપ્તાહમાં બજેટ આવવાનું છે અને નાના શહેરોમાં રેલ લાઇનથી જોડાયેલી અમુક જાહેરાતો થઈ શકે છે। સીએનબીસી બજારને મળેલી એક્સક્લુઝિવ જાણકારી અનુસાર રેલ બજેટમાં 18 થી 19% વધારો થવાનું अनुमान है। અને સમાચારની વિગતો લઈ સંવાદદાતા लक्ष्मण रॉय अपनी साथ। लक्ष्मण जी, बजट में रेल लाइन्स पर क्या ऐलान हो सकते हैं? इस बार के बजट में अलग अलग जिन सेक्टर पर खास फोकस रहने वाला है उसमें से एक महत्वपूर्ण सेक्टर है रेलवे। दरअसल सबकी नज़र इस बात पर टिकी रहती है कि बजट में रेलवे को कितना हिस्सा मिल रहा है। तो जो मुझे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक अंतरिम बजट के मुकाबले इसमें आपको 18 से 19% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है रेल बजट आउटले में। अंतरिम बजट में आपको याद होगा कि 2,55,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटन यहाँ पे किया गया था, लेकिन अब इसे बढ़ा करके 2,90,000 करोड़ रुपए या फिर 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास ये बजट आवंटन किया जा सकता है। अब आप पूछेंगे इतने सारे पैसे का रेलवे खर्च कैसे करेगी, तो उसमें जो प्राथमिकताएं हैं उनमें से एक प्राथमिकता काफी महत्वपूर्ण है। वो ये है कि छोटे और मझोले शहर में अगर आप रह रहे हैं, अगर वहां पर रेलवे लाइन अब तक नहीं पहुंची है तो वहां तक रेलवे लाइन और रेलवे स्टेशन वहां पहुंचाया जाए, इसकी कोशिश होगी। इसका ऐलान यहाँ पर हो सकता है। छोटे और मझोले शहर का मतलब ये हुआ कि जिनकी आबादी 50,000 से लेकर के 1 लाख तक की है, वहां पे रेलवे लाइन, रेलवे के छोटे स्टेशन ही सही वो वहां तक पहुंचाई जाए। दूसरा महत्वपूर्ण है आपको वह है हाई स्पीड ट्रेन की संख्या बढ़ाने को लेकर के कोशिश ये रहती है कि 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलाई जाए, लेकिन ट्रैक उस हिसाब से तैयार नहीं है। तो ट्रैक को कैसे अपग्रेड किया जाए इस पर रेलवे में फोकस हो सकता है, और इसके लिए दिल्ली मुंबई के बीच के ट्रैक को अपग्रेड करना, ऐसे दूसरे रेलवे लाइन के पहचान करके उसको अपग्रेड करने की कोशिश होगी। ये बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। और एक तीसरी बात, जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो रेलवे का होता है उसमें अब बजट अंतरिम बजट से ये कोशिश की गई है कि कमोडिटी के हिसाब से इस डीएफसी या फ्रेट कॉरिडोर की पहचान किया जाए, उसका विस्तार यहाँ पे किया जा सकता है। कमोडिटी के हिसाब से मतलब एक कॉरिडोर बनाया जाए जिसपे सिर्फ मेटल के सामान की ढुलाई होगी, एक कॉरिडोर बनाया जाए जहाँ पे एनर्जी सेगमेंट की ढुलाई होगी। तो ऐसे कमोडिटी आधारित डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का विस्तार किया जाए, इसका भी ऐलान इस बजट में होने की संभावना है। तो रेलवे को काफी कुछ मिल सकता है इस बजट से। जी लक्ष्मण जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी डिटेल्स हमें देने के लिए। तो હવે વાત કરીએ સ્થાનિક મેન્યુફેક્ચરિંગને બૂસ્ટ આપવા માટે સરકાર બજેટમાં ફાર્મા, મેટલ અને પેપર જેવા ઘણા સેક્ટર સાથે જોડાયેલી વસ્તુઓ ઉપર કસ્ટમ ડ્યુટીમાં ફેરફાર કરી શકે છે। સૂત્રો પ્રમાણે રો મટીરિયલ ઉપર જ્યાં બેઝિક કસ્ટમ ડ્યુટીમાં કપાત કરવાનો પ્રસ્તાવ છે, ત્યાં ડમ્પિંગને રોકવા માટે ઘણી વસ્તુઓ ઉપર કસ્ટમ ડ્યુટીને વધારવામાં આવી શકે છે। અને આ સમાચાર પર વધુ વિગતો लिए संवाददाता आलोक प्रियदर्शी अपनी साथ। आलोक जी, बजट में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को लेके कैसे राहत मिल सकती है? बिल्कुल, देखिए सरकार का इस बार बजट में मेटल, फार्मा, टेक्सटाइल, लेदर, पेपर जैसी इंडस्ट्री पर खास फोकस है, ताकि इसके में मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट दिया जा सके और इसको बूस्ट मिलेगी इंपोर्ट ड्यूटी को फेरबदल करके। तो इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर सरकार के पास एक लंबी लिस्ट है, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि इसमें खास तौर से जो रॉ मटेरियल्स हैं उन पे ड्यूटी में कमी की जा सकती है। साथ ही जो जहां पर डंपिंग का ज्यादा स्कोप है, डंपिंग ज्यादा हो रही है, वहां पर इंपोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी की जा सकती है। और कई सारे ऐसे आइटम है जिन पर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की दिक्कत है, वहां पर इंपोर्ट ड्यूटी को फेरबदल किया जा सकता है। अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो सबसे पहले अगर बात करें तो जो कॉपर है, कॉपर के ट्यूब और कॉपर पाइप्स एफटीए के जरिए जीरो ड्यूटी पर इंडिया में आते हैं, लेकिन अगर इसके रॉ मटेरियल की बात करें, जो स्क्रैप वगैरह होता है, उस पर अभी 2.5% से लेकर 5% तक ड्यूटी है। लिहाजा सरकार कॉपर के जो रॉ मटेरियल है उन पर ड्यूटी में कमी कर सकती है, उसको एग्जाम्प्ट कर सकती है। इसके अलावा अगर बात करें फार्मा सेक्टर में, एंटीबायोटिक जो बनाने वाली कंपनियां हैं उनके लिए जो एंटीबायोटिक का रॉ मटेरियल होता है उस पर अभी 2.5% का बेसिक कस्टम ड्यूटी है, इसको एग्जाम्प्ट करने पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा पेपर बोर्ड जो जैसे आइटम है उन पर अभी देखें तो डंपिंग का बहुत बड़ा खतरा है, लिहाजा उन पे जो इंपोर्ट ड्यूटी में उनमें बढ़ोतरी की जा सकती है। टेक्सटाइल, लेदर, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट जैसे जो सेक्टर है, जहां पर करीब 14 आइटम हैं जिनमें देखें तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की दिक्कत है, वहां पर इन्वर्टेड ड्यूटी के स्ट्रक्चर को दिक्कत करने के लिए कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से प्रपोजल भेजा गया है, ताकि जो रॉ मटेरियल है उन पर जो इंपोर्ट ड्यूटी हो ज्यादा ना हो और फिनिश्ड गुड्स पे कम ना हो। इसकी वजह से मैन्युफैक्चरर्स को काफी दिक्कत आती है, तो लिहाजा इनके लिए भी जो दिक्कत है उसको दूर की जा सकती है। अगर हम बात करें लेदर सेक्टर भी है, जिसमें कई सारे ऐसे रॉ मटेरियल हैं जिन पर अभी इंपोर्ट ड्यूटी है, और लेकिन देश में उसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, बूस्ट करने के लिए उस जो रॉ मटेरियल है उस पे इंपोर्ट ड्यूटी में कमी की जा सकती है।
जो एल्युमिनियम, जिंक जैसे आइटम है उनका बड़े पैमाने पर डंपिंग हो रही है, लिहाजा इन पर भी कमी की जा सकती है। जी आलोक जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी डिटेल्स हमें देने के लिए। હવે નજર કરી લઈએ બજારના કારોબાર ઉપર તો રેકોર્ડ ઊંચાઈ બાદ બજારમાં કન્સોલિડેશનનો માહોલ જોવા મળ્યો। સેન્સેક્સ નિફ્ટી ઉપલા સ્તરેથી ઘટીને બંધ થયા તો મિડકેપ ઇન્ડેક્સ પણ ઉપલા સ્તરેથી ઘટીને જ બંધ થયું। એક્સપાયરીના દિવસે બેંક નિફ્ટી પણ લાલ નિશાનમાં બંધ થયું। વધુ વિગતો લઈએ સહયોગી નીરજ કંસારા આપણી સાથે। નીરજ, ક્યાંથી આજે કન્સોલિડેશન આવતું જોવા મળ્યું છે બજારમાં? તો જો આજના દિવસે બજારમાં આપણને થોડુંક મિશ્ર ક્લોઝિંગ જોવા મળ્યું છે, પરંતુ એક ફ્લેટ લેવલ પર ક્લોઝિંગ છે। આજના દિવસે આપણને નિફ્ટી અને સેન્સેક્સમાં એક પોઝિટિવ ક્લોઝિંગ જોવા મળ્યું છે અને ખાસ કરીને નિફ્ટીની વાત કરીએ તો નિફ્ટીમાં આજે આપણને એક નવા લેવલ પર 24,613 પર ક્લોઝિંગ જોવા મળ્યું છે। આજના દિવસમાં નિફ્ટીએ 24,650ની પાસેના એક નવા શિખર પણ બનાવ્યા, જો કે ત્યાંથી થોડોક ઘટાડો પણ આવ્યો, પરંતુ આખો દિવસ એક દાયરાબંધ કારોબાર આપણને નિફ્ટી અને સેન્સેક્સની અંદર ખાસ કરીને જોવા મળ્યો છે। આવતીકાલે બજાર બંધ છે એટલે આજે નિફ્ટી બેંકની એક્સપાયરી હતી અને એ પણ જુઓ 52,400ની નજીક આપણને એક્સપાયરી થતી જોવા મળી છે। ત્યાં પણ એક દાયરાબંધ કારોબાર રહ્યો, પરંતુ ખાસ આજે ઉતાર ચઢાવ આપણને મિડકેપની અંદર જોવા મળ્યા, કારણ કે જો આજે મિડકેપમાં આપણને એક સારો એવો ઉછાળો આવતો જોવા મળ્યો હતો દિવસ દરમિયાન અને આજના દિવસે આપણને મિડકેપના ફ્રન્ટથી પણ એક નવા શિખર બનતા દેખાયા, લગભગ 57,909ના, અને ત્યાંથી મિડકેપ આજે ઓલમોસ્ટ ગઈકાલના જ લેવલ પર એકદમ ફ્લેટ ક્લોઝિંગ આપ્યું છે। કોઈપણ પ્રકારના વધારા સાથે કે ઘટાડા સાથે ક્લોઝિંગ જોવા નથી મળ્યું। સેક્ટોરલ ઇન્ડાઇસીસની વાત કરી લો તો જુઓ આજના દિવસે આપણને રિયલ્ટી સેક્ટરની અંદર એક સારી એવી તેજી જોવા મળી, લગભગ 1.5-2% ઉછાળો ત્યાં આવ્યો। આ ઉપરાંત એફએમસીજી સ્ટોક સારા એવા તેજીમાં રહ્યા। આઈટી, ઓટો સેક્ટર આજે થોડુંક તેજીમાં આપણને જોવા મળ્યું, પરંતુ સામે તમને મીડિયા સેક્ટરની અંદર એક દબાણ તો આવ્યું, પરંતુ સરકારી કંપનીઓમાં આજે થોડુંક ઉપરના સ્તરેથી પ્રોફિટ બુકિંગ આવતું જોવા મળ્યું, એટલે આજે સીપીએસસી અને પીએસસી ઇન્ડેક્સમાં થોડાક લાલ નિશાનમાં કારોબાર ચોક્કસથી જોવા મળ્યા છે। બીજી તરફ તમે નિફ્ટીના ફ્રન્ટ પરથી જો નજર કરશો તો તમને કોલ ઇન્ડિયામાં આજે એક સારી એવી તેજી જોવા મળી, 3%ની। બીપીસીએલની અંદર એક સારી તેજી જોવા મળી છે। એચયુએલ આજના દિવસે એક નવા શિખર સર કરતો દેખાયો છે। આ ઉપરાંત ટાટા કન્ઝ્યુમર પ્રોડક્ટ, ભારતીય એરટેલ જેવા કાઉન્ટર પણ આજે ફોકસમાં રહ્યા, પરંતુ સામે પક્ષે તમને શ્રીરામ ફાઇનાન્સ, ડીઆરએલ, કોટક મહિન્દ્રા બેંક, રિલાયન્સ જેવા દિગ્ગજોની અંદર આજે આપણને થોડુંક દબાણ જોવા મળ્યું અને એને જ લીધે ખાસ કરીને નિફ્ટી આપણને આજે થોડું ઉપરના સ્તરથી અટકતું દેખાયું હતું। મિડકેપની વાત કરી લઈએ તો જુઓ મિડકેપમાં આપણને આજના દિવસે એક ફ્લેટ ક્લોઝિંગ તો ચોક્કસથી જોવા મળ્યું છે, પરંતુ જે પ્રકારે સ્ટોક સ્પેસિફિકની ચર્ચા કરી લઈએ તો આજના દિવસે મિડકેપની અંદર પણ ઘણું બધું એક્શન જોવા મળ્યું। ખાસ કરીને જે રિયલ એસ્ટેટ કંપનીઓ છે ત્યાંથી એક સારો એવો સપોર્ટ આજે આપણને દેખાયો। એમાં પણ ખાસ કરીને જો પૂનાવાલા ફાઇનાન્સમાં આજે એક સારી એવી તેજી આપણને જોવા મળી। પીઈએલ, હિન્દ પેટ્રો, ઇન્ડસ ટાવર્સ આ બધા કાઉન્ટર આજે મિડકેપના ફ્રન્ટ પરથી વધતા દેખાયા। બીજી તરફ તમને ઓઇલ ઇન્ડિયા, ઝી લિમિટેડ, એચડીએફસી, એએમસી, એલટીટીએસ જેવા કાઉન્ટર હતા કે જ્યાં આગળ દબાણ આવતું જોવા મળ્યું છે। એટલે ઓવરઓલ આજના દિવસે બજારમાં આપણને એક સારી એવી તેજી તો જોવા મળી છે, પરંતુ હવે નિફ્ટીની વીકલી આ એક્સપાયરી કેવી રહે છે તેના પર આપણી ખાસ નજર રહેશે। જી નીરજ, આભાર આપના જોડાવા માટે અને માર્કેટની અપડેટ આપવા માટે। તો હવે વાત કરીએ ટેલિકોમ સેક્ટરમાં મોટા રિફોર્મની તૈયારી સરકાર કરી રહી છે। ટેલિકોમ વિભાગ આજે મહત્વની બેઠક બોલાવી હતી અને જેમાં ઇન્ડસ્ટ્રીના તમામ મોટા લીડર્સ સામેલ થયા હતા। વધુ વિગતો लिए संवाददाता असीम अपनी साथ जोड़ाई गया है। असीम जी, क्या बैठक का एजेंडा निकल के आया है इसका, ये बताइए। सरकार टेलीकॉम सेक्टर में बड़े रिफॉर्म करने की तैयारी कर रही है और सरकार ने इसके लिए 6 एडवाइजरी कमेटियां भी बना दी हैं और जल्द ही इन कमेटियों की बैठक होने वाली है। सोमवार को टेलीकॉम मंत्री ने 3 कमेटियों की बैठक ली और मंगलवार को भी दूरसंचार मंत्री ने 3 कमेटियों की बैठक ली। इसके अंदर टेलीकॉम कंपनियों के साथ भी दूरसंचार मंत्री ने बैठक की। इस बैठक में इंडस्ट्री के बड़े लीडर जो है शामिल हुए। आकाश अंबानी, सुनील भारती मित्तल, गोपाल विट्टल और अक्षय मुंद्रा ने इस बैठक में हिस्सा लिया। सबने सरकार के सामने अपना फीडबैक दिया, सरकार को बताया कि वो इंडस्ट्री में किस किस तरह के रिफॉर्म चाहते हैं। सरकार ने अब उनका फीडबैक ले लिया और इस दिशा के अंदर सरकार अब काम करने की शुरुआत काफी तेजी से करेगी। दूरसंचार मंत्री के मुताबिक भारत को टेलीकॉम सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाना है और दूसरा भारत को एक सुपर पावर टेलीकॉम सेक्टर के अंदर बनाना। इस दिशा के अंदर काम किया जाएगा और यही लक्ष्य को आगे मान करके सरकार रिफॉर्म्स की दिशा के अंदर काम करेगी। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी डिटेल्स हमें देने के लिए।
તો હવે વાત કરીએ એવિએશન એમઆરઓ સેક્ટરને સરકાર તરફથી મોટું બૂસ્ટ મળ્યું છે. સરકારે એરક્રાફ્ટ એન્જિન પાર્ટ્સ ઉપર 5% યુનિફોર્મ જીએસટીને લાગુ કર્યું છે. અને આ સમાચાર પર વધુ વિગતો લઈએ संवाददाता रोहन सिंह अपनी साथ है. रोहन जी, एमआरओ सेक्टर के लिए सरकार ने क्या आदेश दिए हैं? एक 5% का यूनिफॉर्म आईजीएसटी रेट जो है वो अब से एप्लीकेबल होगा. कल यानी 15 जुलाई से ये एप्लीकेबल ऑलरेडी हो चुका है और ये ज़रूरी इसलिए था क्योंकि एमआरओ कंपनी आज कह रही थी कि बहुत सारा जो एम्बिग्विटी है एक तरह से, क्योंकि बहुत सारे कंपोनेंट्स जो वो इंपोर्ट करती हैं वो अलग अलग कैटेगरीज में आता है. किसी पे 5% लगता है, किसी पे 12%, किसी पे 18%. तो पिछले जीएसटी काउंसिल में जो काउंसिल थी उसने एक फैसला लिया था कि एक यूनिफॉर्म रेट एप्लीकेबल होगा 5% का. इससे पहले दिक्कत थी कि मान लीजिए आप एयरक्राफ्ट पेंट इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो पेंट के अंदर वो जाता था 18% के अंदर. कारपेट, स्पेशलाइज्ड कारपेट ले रहे हैं तो वो 12% पे जाता था. अब ये सब नहीं रहेगा, अब सिर्फ एक 5% का रेट लागू रहेगा. सर्विसेज पे पहले ही 5% है तो इस एम्बिग्विटी को दूर किया गया है और एमआरओ सेक्टर बहुत समय से मांग कर रहा था इसका किया गया है. और अल्टीमेटली इसका फायदा एयरलाइंस को होगा क्योंकि अभी भी अधिकतर एयरलाइंस जो अपना एयरक्राफ्ट है उसके मेंटेनेंस के लिए, रिपेयर के लिए, ओवरहॉल के लिए उन्हें विदेश जाना पड़ता है तो वो कम होगा. सरकार का टारगेट है कि $4 बिलियन का मार्केट अगले कुछ सालों में बन सके. तो ये कुल मिला के अल्टीमेटली एयरलाइंस को फायदा होने जा रहा है, एमआरओ कंपनीज को फायदा होने जा रहा है और हमें आपको फायदा होने जा रहा है. जी रोहन